गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू थर्ड लेक्चर ऑफ बीसीटी, थर्ड चैप्टर ऑफ बीसीटी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी यूनिट 3 के पहले लेक्चर की शुरुआत आज करने जा रहे हैं हम। तो वो चैप्टर का नाम है प्लेन रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट कंस्ट्रक्शन। ठीक है, अब इससे पहले हम इसके अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो डिस्कशन कर रहे थे। तो प्लेन सीमेंट कंक्रीट और रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट के अंदर कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं, उसकी क्या प्रॉपर्टी है, वो सब आज हम पढ़ने वाले हैं। क्लियर है? बहुत सिंपल सब्जेक्ट है, बहुत सिंपल चैप्टर है। इसको सिर्फ एक बार आप पढ़ेंगे तो आपको आ जाएगा और आपको सिर्फ टर्म्स याद रखनी है कि भाई कौन सी टर्म, जैसे टाइप ऑफ सीमेंट हो गया, टाइप ऑफ एग्रीगेट हो गए, ये सारे टर्म्स आपको याद रखनी है। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्लेन सीमेंट कंक्रीट इसकी डेफिनेशन मई और जून 2013 में पूछी गई थी। तो प्लेन सीमेंट कंक्रीट क्या है? तो प्लेन सीमेंट कंक्रीट देखो दो तरीके के कंक्रीट होते हैं, याद रखना हमेशा। ठीक है, एक होता है पीसीसी जिसको अपन बोलते हैं प्लेन सीमेंट कंक्रीट, और दूसरा होता है आरसीसी। प्लेन सीमेंट कंक्रीट हम कहाँ पे यूज करते हैं? जहाँ पे हमारी जो लोडिंग हमें कम देनी है और क्या बोलते हैं हमें जहाँ पे हाई स्ट्रक्चर यूज नहीं करना है। ठीक है, हमारा वहाँ पे जहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेंथ की हमको जरूरत कम है वहाँ पे अपन प्लेन सीमेंट कंक्रीट यूज करते हैं, और जहाँ पे हमें टेंसाइल स्ट्रेंथ की जरूरत ज़्यादा है वहाँ पे हम कौन सा सीमेंट यूज करेंगे? रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट यूज करेंगे। ठीक है, अब प्लेन सीमेंट कंक्रीट की डेफिनेशन अगर आप देखोगे तो इसके अंदर लिखा है द सीमेंट कंक्रीट may be defined as the plastic material obtained by mixing of cement, sand, aggregate and water। ठीक है, चार मटेरियल से हमारा जो भी कंक्रीट है वो तैयार होता है। कौन कौन से चार मटेरियल है? सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट और वाटर। इन सब की प्रॉपर्टी हमको मद्देनजर रखनी पड़ती है। उसके बाद हम क्या बना सकते हैं? पीसीसी बना सकते हैं। अब हमारा जो आरसीसी है उसके अंदर क्या करेंगे? हम एक मटेरियल ऐड कर देंगे। कौन सा मटेरियल ऐड कर देंगे? रेनफोर्समेंट स्टील बार्स। ठीक है, स्टील के जो सलिए होते हैं वो हम ऐड कर देंगे। क्यों ऐड कर देंगे? क्योंकि अगर पीसीसी की अगर हम स्ट्रेंथ देखें तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ किसको बोलते हैं? तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो मैं एक बॉक्स बनाता हूँ। ठीक है, ये कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इसको बोलते हैं कि अगर मैं यहाँ से कोई ब्लॉक को जोर से दबाता हूँ, ठीक है, दबाता हूँ तो वो दबेगा नहीं, वो मेरी क्या हो गई? कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हो गई। पर टेंसाइल स्ट्रेंथ थी, पर मैं यही ब्लॉक को अगर खींचता हूँ तो ये इसकी यील्डिंग कैपेसिटी अच्छी नहीं होगी और यहाँ से क्रैक आ जाएगा। समझ में आया? क्रैक तो हालांकि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में भी आएगा, पर ये जो क्रैक है वो जल्दी नहीं आएगा जितना टेंसाइल स्ट्रेंथ का क्रैक आएगा। ठीक है, तो आपको अगर टेंसाइल स्ट्रेंथ देखनी होगी तो क्या होगा? वो जो टेंसाइल स्ट्रेंथ अगर इसके अंदर ही मैं रेनफोर्समेंट डाल दूंगा तो मेरे को इसके अंदर टेंसाइल स्ट्रेंथ देखने के लिए मिलेगी। क्लियर है? तो जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है पीसीसी की वो अच्छी नहीं होती है। ठीक है, यील्डिंग कैपेसिटी मतलब यील्ड करना है ना, खींचता हो तो यील्डिंग कैपेसिटी उसकी नहीं होती है, इसलिए उसके अंदर हम क्या करते हैं? इसलिए हम उसके अंदर क्या डाल देते हैं? रेनफोर्समेंट डाल देते हैं। क्लियर है? तो उससे होता क्या है? रेनफोर्समेंट डालते तो रेनफोर्समेंट के अंदर यानी अगर मैं आयरन रॉड या माइल्ड स्टील यूज करता हूं तो उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ तो अच्छी होती ही है, पर हमको कौन सी स्ट्रेंथ मिल जाती है? टेंसाइल स्ट्रेंथ भी हमको उसके अंदर मिल जाती है। इसकी वजह से हम उसके अंदर क्या यूज करते हैं? रेनफोर्समेंट यूज करते हैं। इस तरीके का जो थियरी है वो हमारे इसके अंदर काम करती है। समझ में आया? तो इसके अंदर क्या लिखा है? मिक्सिंग ऑफ सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट एंड वाटर। अगर आपको आरसीसी की डेफिनेशन पूछे तो इसके अंदर क्या लिखोगे आप? सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट और स्टील रेनफोर्समेंट एंड वाटर। समझ में आया? इसके अंदर क्या ऐड कर दोगे आप? स्टील रेनफोर्समेंट वो ऐड कर दोगे इन सुटेबल प्रोपोर्शन। हर कंक्रीट का एक ग्रेड होता है, वो ग्रेड के बारे में मैं आपको आगे बढ़ाऊंगा। जिस तरीके से ये सब्जेक्ट आगे बढ़ते जाएगा उस तरीके से मैं आपको ग्रेड्स के बारे में बताता रहूंगा। ठीक है, वो सूटेबल प्रोपोर्शन से हम हमारा अलग अलग प्रकार के ग्रेड होते हैं, M5, M15 एंड कंक्रीट के अलग अलग प्रकार के ग्रेड होते हैं। उसके अंदर क्या होता है? सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट का अलग अलग प्रकार के प्रोपोर्शंस होते हैं। ठीक है, वो प्रोपोर्शन में हमको वो जो सीमेंट है जो कंक्रीट है वो मिक्स करना पड़ता है और उसके हिसाब से जो हमको कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मिलती है वो हमारा ग्रेड होता है। क्लियर है? तो वो ग्रेड के हिसाब से हमको वो प्रोपोर्शन मिक्स करने होते हैं। ठीक है, तो हमको जो सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट है उसके प्रोपोर्शन के हिसाब से मिक्स करेंगे अपन, किसके लिए? पीसीसी बनाने के लिए। ठीक है, व्हेन प्लेस इन फॉर्म बिकम द हार्ड मास आफ्टर क्योरिंग।
और फिर वो आगे जाके क्या बन जाएगा, एक हार्ड मास बन जाएगा। जिसके बाद क्योरिंग के बाद, वाटर की क्योरिंग करते हैं ना 7 डेज के लिए, 14 डेज के लिए, 28 डेज के लिए, इसके बाद वो क्या बन जाएगा, एकदम हार्ड मास बन जाएगा। ठीक है, तो पर सबसे पहले वो किस तरीके से बिहेव करेगा, जब आप ये 4 इंग्रीडियंट मिक्स करेंगे तो वो प्लास्टिक मटेरियल बिहेव करेगा। ठीक है, समझ में आया ये बात आपको? ठीक है, अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में या क्या बोलते हैं हमारी जो मीटिंग होती है 12:30 बजे उसमें पूछ सकते हैं। ठीक है, अब जब हमको ये जो प्लेन सीमेंट कंक्रीट बनाना होता है ना, तो हमको इसकी प्रॉपर्टीज, हमारे जो इसके इंग्रेडिएंट्स है उसके बारे में, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में, उसके यूजेस के बारे में, हम किस काम के लिए हमारे पीसीसी यूज कर रहे हैं, तो उन सब के लिए हमको है ना सीमेंट की प्रॉपर्टी, एग्रीगेट की प्रॉपर्टी, सैंड की प्रॉपर्टी के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे होंगे ये जून में 2012 का क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई इंग्रेडिएंट्स इन रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट और उसके फंक्शन क्या क्या है। तो इसके अंदर आप देखेंगे 5 मेन इंग्रेडिएंट जो मैंने आपको बताए थे, कौन कौन से, सीमेंट, सैंड एग्रीगेट। सैंड एग्रीगेट को सैंड को अपन क्या बोलते हैं, फाइन एग्रीगेट बोलते हैं। ठीक है, 2 तरीके के एग्रीगेट होते हैं, वो भी मैं आपको आगे इसके बारे में बताऊंगा कि इसके अंदर डिफरेंस क्या है। ठीक है, सैंड एंड फाइन एग्रीगेट, फिर अपना आता है कोर्स एग्रीगेट, फिर आता है वाटर एंड फिर आता है स्टील रेनफोर्समेंट बार। तो ये हमारे 5 जो इंग्रेडिएंट है वो हम यूज करते हैं किसके अंदर, हमारे रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट के अंदर। ठीक है, अब टाइप ऑफ सीमेंट, तो टाइप ऑफ सीमेंट पे आ जाते हैं। तो सबसे पहले अपन क्या लेते हैं, सीमेंट के बारे में अपन बात कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि सीमेंट इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी मटेरियल फॉर आरसीसी और पीसीसी। क्यों? क्योंकि सीमेंट इज बाइंडिंग एजेंट, क्या करता है, बाइंड करके रखता है सबको, सैंड को, एग्रीगेट को। ठीक है, इन सबको बाइंड करना उसकी प्रॉपर्टी है और उसको हार्डन करना उसकी प्रॉपर्टी है। तो सीमेंट इज बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, हमारा एक इंग्रेडिएंट है। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, तो टाइप ऑफ सीमेंट के अंदर देख लेते हैं। तो टाइप ऑफ सीमेंट है ना 2 हिस्सों में बट गया है यहाँ पे, अगर आप देखोगे ना, तो सबसे पहले जो हिस्सा है वो है पोर्टलैंड सीमेंट और दूसरा आता है स्पेशल सीमेंट। समझ में आया? पोर्टलैंड सीमेंट और स्पेशल सीमेंट में हमारा जो टाइप है वो बढ़ गया है। सबसे पहले अगर आप देखोगे पोर्टलैंड सीमेंट के अंदर तो कितने टाइप है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइप के हमारे पोर्टलैंड सीमेंट है। सबसे पहले अगर आप देखोगे तो कितने टाइप के, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, सेकंड है पोर्टलैंड पोजोलोना सीमेंट, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, लोअर हीट पोर्टलैंड सीमेंट, वाइटर और कलर पोर्टलैंड सीमेंट, सल्फेट रेजिस्टिंग पोर्टलैंड सीमेंट, वाटर प्रूफिंग पोर्टलैंड सीमेंट एंड पोर्टलैंड ब्लास्ट फर्नेंट सीमेंट। ठीक है, और वहीं पे अगर आप स्पेशल सीमेंट के अंदर बात कर लेते हैं तो 5 तरीके की सीमेंट है, क्विक सेटिंग सीमेंट, कैल्शियम क्लोराइड सीमेंट, हाई एल्यूमिनेट सीमेंट, स्लैग सीमेंट और एक्सपांशन सीमेंट। ठीक है, ये 5 तरीके के सीमेंट है। तो ये जो क्वेश्चन है टाइप ऑफ सीमेंट बहुत बार जीटीयू में पूछा गया है और इसके पूछने के चांसेस भी इस बार बहुत हैं। समझ में आया आपको? तो ये जो सीमेंट है इसमें से आपको सीमेंट के नाम याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, अब ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट की बात कर लेते हैं। ठीक है, जो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट है ज्यादातर हम यही सीमेंट हर जगह यूज करते हैं। क्यों यही जगह यूज करते हैं? क्योंकि हमारी जो इंडिया की जो सॉइल है उसके अंदर सल्फेट एक्सपोजर कम रहता है। ठीक है, पर जहां पे सल्फेट एक्सपोजर ज्यादा रहेगा वहां पे हम ये वाला सीमेंट यूज नहीं कर पाएंगे। समझ में आया? अब ये जो सीमेंट है इसकी जो प्रॉपर्टी है, जो बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स के लिए यूज होता है, वो उसकी प्रॉपर्टीज IS कोड 269 में आपको मिल सकती है, इंडियन स्टैंडर्ड। अब ये जो सीमेंट है वो 3 ग्रेडेड में डिवाइडेड है, 33, 43 और 53। समझ में आया? 3 ग्रेडेड में डिवाइडेड है। अब ये जो ग्रेड है वो किस तरीके से निकाले गए, तो ये जो ग्रेड है इस तरीके से निकाले गए कि भाई सीमेंट का पेस्ट बनाया गया है, उस पर मोल्ड तैयार करे गए और उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकाली है UTM में से। ठीक है, तो उसके ऊपर से ये ग्रेड डिफाइन करे हुए हैं। तो 28 डेज की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आती है ना जो हमारी जो ये सीमेंट की, वो इस तरीके से ग्रेड की आती है, 33 ग्रेड की, 43 ग्रेड की और 53 ग्रेड की। अब ग्रेड किस तरीके से ये जो सीमेंट है इसके अंदर जो कंटेंट्स होते हैं C3SK, C2SK, ये सारे कंटेंट्स के अंदर थोड़ा फेरफार करके ये ग्रेड्स हमारे बनते हैं। समझ में आया? तो ये क्या इंडिकेट करते हैं, और इसके अगर आपको जानने हो ना प्रॉपर्टीज ग्रेड के बारे में, तो IS कोड 403 पार्ट 4 के अंदर आपको इसकी प्रॉपर्टीज मिल जाएगी। ये जो पार्ट है वो क्या बताता है, मेथड ऑफ फिजिकल टेस्ट फॉर हाइड्रोलिक सीमेंट। समझ में? हाइड्रोलिक सीमेंट के जो भी फिजिकल टेस्ट है वो आपको कौन से कोड के अंदर मिलेंगे, 4031 के कोड के अंदर मिल जाएंगे। ठीक है, हमारा जो सेकंड आप देख रहे होंगे पोर्टलैंड पोजोलोना सीमेंट,
IS कोड 1489 के अंदर इसका हाँ जिक्र किया गया है। समझ में आ रहा है। अब ये जो है इससे अलग कैसे है, तो ये जो है इसके अंदर हमारा जो मेन इंग्रेडिएंट हम जो यूज करते हैं वो होता है फ्लाई ऐश वगैरह, बर्न्ड क्ले और स्लैग। ठीक है, ये जो तीन एलिमेंट है वो हम यूज करते हैं। ठीक है, अब इसका एडवांटेज क्या रहता है, तो इसका एडवांटेज ये रहता है कि इससे हमारे को कॉस्ट रिडक्शन मिल जाता है। ठीक है, ये हमारी परमेबिलिटी इम्परमेबिलिटी इंक्रीज कर देता है, फिर वर्केबिलिटी इंक्रीज कर देता है, फिर लो हीट ऑफ हाइड्रेशन लेस कर देता है। और इसके अंदर क्या होता है, ये क्या ऑफर करता है, एग्रीगेट के जो अटैक्स होते हैं ना वाटर से मिलने के बाद, उसके अंदर बहुत सारे केमिकल चेंजेस होते हैं एग्रीगेट के अंदर, वो भी रजिस्ट कर पाता है ये सीमेंट। ठीक है, अब इसका जो रेट ऑफ हाइड्रेशन है हमारे पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट का रेट ऑफ हाइड्रेशन कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो स्ट्रेंथ होती है हमारी सीमेंट की वो भी कम हो जाती है। समझ में आ रहा है आपको। आफ्टर 14 डेज के बाद जो हमको स्ट्रेंथ मिलेगी ये सीमेंट की, वो हमें कम मिलेगी कंपेरेटिवली टू कौन से सीमेंट, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के वजह से। समझ में आया। ठीक है, इसके बाद आता है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। अब रैपिड हार्डनिंग सीमेंट क्या होता है, जो 7 डेज में ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट की स्ट्रेंथ आती है ना, वो ये 3 दिन में देता है। समझ में है, जो ये 3 डेज में हमारे को वो जो स्ट्रेंथ है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ वो प्रोवाइड कर देगा। काहे के लिए, हमको कहीं पे रैपिड काम करना है या हमको कोई जल्दी काम करना है, वहां पे ये हमारे को ये वाला सीमेंट यूज करते हैं, वहां पे हम ये सीमेंट यूज करते हैं। समझ में आया। तब हाँ, तो इसके अंदर क्या होता है कि C3S है ना, उसकी जो कंटेंट रहता है, C3S क्या होता है सबसे पहले मैं बता देता हूँ। बॉग्यू कंपाउंड होते हैं सीमेंट के अंदर, 4 बॉग्यू कंपाउंड। जब आप कंक्रीट टेक्नोलॉजी मतलब डिप्लोमा वाले तो कंक्रीट टेक्नोलॉजी पढ़ के आए हुए हैं तो उनको पता होगा। डाई कैल्शियम सिलिकेट, फिर ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, डाई कैल्शियम एल्यूमिनेट और फिर ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट और फिर टेट्रा एल्यूमिनेट सल्फेट, ऐसा करके हमारे है ना बॉग्यू कंपाउंड्स होते हैं। अगर आप देखेंगे ना तो उसके अंदर आपको पता चलेगा। तो बॉग्यू कंपाउंड्स क्या होते हैं, तो ये जो सभी कंपाउंड्स होते हैं सीमेंट के अंदर उसकी स्ट्रेंथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, अब उसके अंदर C3S वो किसके लिए यूज होता है, C3S स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए हम यूज करते हैं। तो इसके अंदर जो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट के अंदर आप देखेंगे तो C2S से ज्यादा C3S की मात्रा ज्यादा होगी। समझ में, किसकी, कैल्शियम सिलिकेट की, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट की मात्रा डाई कैल्शियम सिलिकेट से ज्यादा होगी। समझ में आया। ट्राई कैल्शियम सिलिकेट की मात्रा डाई कैल्शियम सिलिकेट से ज्यादा होगी। तो इसके अंदर क्या होगा, उससे ट्राई कैल्शियम सिलिकेट से हमको जो स्ट्रेंथ है हमको अर्ली अचीवमेंट मिलेगी। ठीक है, तो हम जो फॉर्म वर्क है हमारा, जब हम फर्मा लगाते हैं ना, हम जैसे मेरे को बीम बना है तो बीम के लिए मैं लकड़े का फर्मा बनाऊंगा, फिर उसके अंदर कॉन्क्रीटिंग करूंगा, तो वो फर्मा मैं जल्दी हटा सकता हूँ और मेरा काम इंगेज नहीं पड़ा रहेगा। ठीक है, इसके लिए हम ये यूज करते हैं। अब ये लो हार्डनिंग सीमेंट आप अगर देखेंगे तो लो हार्डनिंग सीमेंट, लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट कहाँ पे यूज होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि लो हीट सीमेंट है तो इसकी हीट ऑफ हाइड्रेशन कम होगा तो हमको स्ट्रेंथ कम मिलेगा। नहीं, आफ्टर सम डेज हमको स्ट्रेंथ है इसकी आगे एडमिक्सचर से हम इसकी कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट क्या होगा, लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट हम कहाँ पे यूज करेंगे, जहां पे मुझे रिटेनिंग वॉल बनानी है, डैम बनाना है। क्यों हम वहां पे ये सारे सीमेंट यूज नहीं कर सकते, क्योंकि इन लोगों की हीट ऑफ हाइड्रेशन बहुत ज्यादा होती है। समझ में। अब हीट ऑफ हाइड्रेशन की वजह से कभी कभी क्या होता है कि आगे का जो भाग होता है डैम का या रिटेनिंग वॉल का वो सूख जाता है, पर पीछे के भाग अच्छी तरीके से सूख नहीं पाता हीट ऑफ हाइड्रेशन की वजह से। समझ में, क्योंकि हीट ऑफ हाइड्रेशन की वजह से इवापोरेशन बहुत ज्यादा होगा। तो हमको क्या देखने के लिए मिलेंगे, क्रैक्स देखने के लिए मिलेंगे। और डैम और रिटेनिंग वॉल जैसे स्ट्रक्चर के अंदर क्रैक्स इट्स वेरी बिग डील। समझ में है। तो अगर आप देखे जाएंगे ना तो पोज़ोलाना सीमेंट है वो 502 किलो जूल पर केजी हीट जनरेट करता है। पर अगर बाकी के अगर लो हीट सीमेंट अगर आप देखेंगे ना तो कि ना IS कोड 1260 के हिसाब से हीट ऑफ हाइड्रेशन है जो हमारा वो कितना रहना चाहिए डैम के लिए, 272 किलो जूल रहना चाहिए 7 दिन के लिए। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ खाली जगह, यहाँ पे नोट में लिख देता हूँ मैं। ठीक है, हीट ऑफ हाइड्रेशन, ठीक है, IS कोड किसके हिसाब से 12600 के हिसाब से 7 डेज फिर 28 डेज, 7 डेज के लिए हीट ऑफ हाइड्रेशन कितना रहना चाहिए 272 किलो जूल पर केजी। ठीक है,
और इसके लिए कितना रहना चाहिए 314 किलो जूल 28 डेज के लिए इतना रहना चाहिए। ठीक है, ये याद रखना, आपको कभी काम में आएगा। पर हमारा जो पोज़ोलाना पोर्टलैंड सीमेंट है वो हीट ऑफ हाइड्रेशन कितना देता है 502 किलो जूल केजी। तो इसके लिए हमने क्या बनाया, लो हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट बनाया, तो हम ये यूज कर पाए। ठीक है, व्हाइट सीमेंट, व्हाइट पोर्टलैंड सीमेंट और कलर सीमेंट तो आपने देखा होगा ये सारे। अच्छा, पोज़ोलाना सीमेंट भी है ना, हम नॉन लोडिंग स्ट्रक्चर के लिए यूज करते हैं, जैसे कंपाउंड वॉल हो गई, ये सारी वॉल्स हो गई, क्योंकि फ्लाई ऐश यूज कर रहे हैं ना बाइंडिंग एजेंट के लिए, इसलिए कभी कभी हमको जो इसकी स्ट्रेंथ लो मिलती है, इसलिए हम ज्यादातर इसको कहाँ पे यूज करते हैं, कंपाउंड वॉल है, जो नॉन लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर है वहां पे अपन इसको यूज करते हैं। ठीक है, व्हाइट एंड कलर पोर्टलैंड सीमेंट, तो व्हाइट और कलर ये पोर्टलैंड सीमेंट तो आपको पता है कि कहाँ पे यूज करते हैं, इसको हम मेन जगह पे यूज नहीं करते। ठीक है, इसकी जो आयरन ऑक्साइड होती है, इसका जो व्हाइट कलर होता है वो किसकी वजह से होता है, क्योंकि इसके अंदर आयरन ऑक्साइड आप देखेंगे तो 4% ही होती है। इसकी वजह से जो आयरन ऑक्साइड की कम मात्रा की वजह से इसका जो कलर होता है वो व्हाइट कलर का अपन को मिलता है। समझ में आया? तो फिर इसके अंदर जो 5 से 10% है ना, हम ब्राउन पिगमेंट भी मिक्स करते हैं, जिससे हमका जो मैन्युफैक्चरिंग है व्हाइट पोर्टलैंड सीमेंट का वो अच्छी तरीके से हो पाए। ठीक है, तो व्हाइट कलर का अपन को पिगमेंट मिल पाए। ठीक है, तो ये जो व्हाइट सीमेंट है हम ज्यादातर कहाँ पे यूज करते हैं, जो टाइल्स के बीच में जगह पूरने के लिए, या आपको अच्छा दिखने के लिए, आप व्हाइट कलर का कोई आपको एट्रैक्टिव कुछ बनाना है तो वहां पे आप एज आर्किटेक्चरल व्यू अपन ये वाला सीमेंट यूज करते हैं। ठीक है, अब ये जो व्हाइट सीमेंट है, अगर आप देखेंगे इसके अंदर ये एक आयरन ऑक्साइड का एक टर्म आया, तो पहले के जमाने में आप देखते होंगे जो स्ट्रक्चर है वो इतने फर्म रहते हैं। क्यों रहते थे वो फर्म? इसलिए रहते थे क्योंकि हम उसके अंदर क्या मिक्स करते थे, आयरन ऑक्साइड मिक्स करते थे। अब आयरन ऑक्साइड क्या होता है, तो आयरन ऑक्साइड सबसे ज्यादा खून में अपन को पाया जाता है। तो पहले ना, पहले के जमाने में हम लोग कहीं से आयरन ऑक्साइड नहीं निकाल सकते थे, तो ये लोग क्या करते थे, ये लोग जानवरों का खून यूज करते थे किसके अंदर, अपने कंस्ट्रक्शन के अंदर। तो जितने भी लाल किला है, ताजमहल है, वो अभी तक इतने रिटेन कर पाते, रिटेनिंग स्ट्रक्चर है ना, वो इसलिए ही है क्योंकि उसके अंदर कुत्तों का, बिल्लियों का, इन सबका खून यूज हुआ है। और जहां पे खून यूज होगा ना, वहां पे आयरन ऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होगी, और उससे अपन को क्या मिलेगा, अपन को स्ट्रेंथ अच्छी मिलेगी। समझ में आया आपको? हाँ, तो फिर हमारा जो 6th सीमेंट है, सल्फेट रेजिस्टेंट पोर्टलैंड सीमेंट। ठीक है, 6th सीमेंट के अंदर क्या होगा कि इसके अंदर सिलिकेट की मात्रा ज्यादा होगी और एल्यूमिनेट की मात्रा कम होगी। समझ में आया? तो इसका जो हीट ऑफ हाइड्रेशन है सीमेंट का वो लो होगा, पर अल्टीमेटली ये क्या डेवलप करेगा, कुछ दिनों के बाद हाई स्ट्रेंथ, अल्टीमेट स्ट्रेंथ हमारी इंक्रीज करेगा। ठीक है, ये ज्यादातर अंडर वाटर स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, वहां पे हम ये वाला जो सल्फेट रेजिस्टेंट सीमेंट है वो यूज करते हैं। फिर आप देखोगे वाटर प्रूफिंग पोर्टलैंड सीमेंट आपको दिख रहा होगा। वाटर प्रूफिंग पोर्टलैंड सीमेंट के अंदर क्या होता है कि वो उसके अंदर अगर हम है ना वाटर प्रूफिंग एजेंट मिलाते हैं, जैसे कि मेटल स्ट्रेट हो गया, ठीक है, या तो नॉन स्पोनिफिकेबल मटेरियल हो गया, वो हम ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के अंदर मिलाते हैं, जो कि हमको एक इम्परविएसेबल लेयर देता है। ठीक है, और पोर्टलैंड ब्लास्ट सीमेंट, ये जो सीमेंट है ये हमारे को किसके लिए यूज करते हैं, मरीन स्ट्रक्चर के लिए यूज करते हैं। सल्फर अटैक होता है ना, तो सल्फर अटैक को ये रेजिस्ट कर पाता है। और जहाँ पे मरीन स्ट्रक्चर होता है, जहाँ पे खारा पानी होता है, वहां पे हम ये पोर्टलैंड ब्लास्ट फर्नेस सीमेंट यूज करते हैं। स्पेशल सीमेंट में जैसे कि क्विक सेटिंग टाइम सीमेंट, क्विकली ये फटाफट ये सेट हो जाता है। ठीक है, फिर क्या होता है, अंडर वाटर में अपन इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्विक सेटिंग टाइम में एल्यूमिनेट की मात्रा अगर आप देखेंगे इसके अंदर तो ज्यादा होगी। कैल्शियम क्लोराइड क्या करता है, कैल्शियम क्लोराइड क्या करता है भाई, वो एक्सीलरेट करता है। किसको एक्सीलरेट करता है, वो एक्सीलरेट करता है हमारे स्ट्रेंथ को। पर इससे होता क्या है, कैल्शियम क्लोराइड की वजह से जो रेनफोर्समेंट है उसके अंदर कोरोजन होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, और एक्सेसिव सिंकेज, हाई परसेंटेज अगर इसके अंदर डालेंगे तो सिंकेज अपन को देखने के लिए मिलेगा। हाई एल्यूमिनेट सीमेंट के अंदर अपन को स्ट्रेंथ जो है वो अपन को एकदम परफेक्ट मिलेगी, जल्दी मिलेगी, अच्छी मिलेगी। 28 डेज की जो स्ट्रेंथ होगी ना, वो अपन को कुछ दिनों में, मतलब एक दिन के अंदर ही हमको जो 28 डेज की स्ट्रेंथ ऑर्डिनरी सीमेंट की मिल सकती है, अगर हाई एल्यूमिनेट सीमेंट अपन यूज करते हैं तो। स्लैग सीमेंट कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, वो ब्लास्ट फर्नेस के अंदर प्रोड्यूस होता है, और हाइड्रोलिक बाइंडिंग एजेंट इसका जो क्लिंकर्स निकलते हैं ना, उससे वो प्रोड्यूस होता है।
ठीक है। इसको अपन पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट भी इसको बोला जा सकता है। और हाईली रेजिस्टिव कोरोजन होता है, ठीक है। हाईली मतलब जो कोरोजन होता है ना हमारा रेनफोर्समेंट के अंदर, उसको रेजिस्ट करने की ताकत ये स्लैग सीमेंट के अंदर होती है, ठीक है। एक्सपांसिव सीमेंट का के लिए यूज होता है, तो एक्सपांसिव एक क्या है, एक हाइड्रोलिक सीमेंट का ही एक फॉर्म है, ठीक है, जो कि एक्सटेंड करता है क्या, हार्डनिंग टाइम और सेटिंग टाइम को, ठीक है। वो जो क्या कर सकता है, वो एक्सपेंड कर सकता है हार्डनिंग टाइम को और सेटिंग टाइम को, ठीक है। समझ में आया? तो ये थी हमारे जो सीमेंट की जो हम टाइप ऑफ सीमेंट है जो हम यूज करते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे दूसरा कंपोनेंट जिसका नाम है एग्रीगेट। एग्रीगेट्स दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। सबसे पहला आता है फाइन एग्रीगेट और दूसरा आता है कोर्स एग्रीगेट। जो फाइन एग्रीगेट होता है वो लेस देन 4.75 mm की सीव होती है, उस पे उससे निकल जाए तो वो क्या होगा, फाइन एग्रीगेट होगा। और ग्रेटर देन 4.75 mm के जो एग्रीगेट्स होते हैं उसको हम बोलते हैं कोर्स एग्रीगेट, ठीक है। जिनकी साइज 4.75 से कम है और जो उसकी सीव से निकल जाते हैं, ठीक है, रिटेन नहीं हो पाते, वो होते हैं हमारे फाइन एग्रीगेट्स। और जो 4.75 mm की सीव पे रेजिस्ट कर पाते हैं वो होते हैं हमारे कोर्स एग्रीगेट, ठीक है। फाइन एग्रीगेट का एक लिए हम यूज करते हैं, तो फाइन एग्रीगेट को अगर आप बोल सकिए तो सैंड इज वन टाइप ऑफ फाइन एग्रीगेट, ठीक है। सैंड ही फाइन एग्रीगेट है ना। सैंड हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि हमारे जो सीमेंट की पार्टिकल्स है उसके बीच में कोई भी तरीके का वॉइड्स ना रह जाए, ठीक है, कोई भी तरीके का एयर वॉइड्स ना रह जाए या मॉइस्चर वॉइड्स ना रह जाए, इसलिए हम सैंड फाइन एग्रीगेट यूज करते हैं। कोर्स एग्रीगेट क्या काई के लिए यूज करते हैं, सबको अच्छी तरीके से जो हमारा सीमेंट की प्रॉपर्टी है वो कम करने के लिए एक्सपांसिव अपन क्या करते हैं, एग्रीगेट यूज करते हैं, बड़े एग्रीगेट यूज करते हैं, जिससे हमारे को ज्यादा के हमारा जो मटेरियल हो ज्यादा हो और हमारे क्या बोलते हैं उसके अंदर गैप ना रह जाए, एयर गैप ना रह जाए, उसके लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो देखो अगर आप देखोगे तो इंक्रीज वे में जाता है। तो सीमेंट होते हैं फाइन पार्टिकल्स, ठीक है, उससे बड़े होते हैं अपने क्या फाइन एग्रीगेट्स और फिर उससे बड़े होते हैं कोर्स एग्रीगेट, ठीक है। तो कोई भी तरीके की एयर गैप उसके अंदर ना रह जाए, इसलिए हम एग्रीगेट यूज करते हैं। तो हमेशा याद रखना दो तरीके के एग्रीगेट होते हैं। कौन कौन से तरीके के होते हैं, फाइन एग्रीगेट्स होते हैं एंड कोर्स एग्रीगेट होते हैं, ठीक है। और फाइन एग्रीगेट को आप किस तरीके से डिफाइन करोगे, फाइन एग्रीगेट को जो लेस देन 4.75 mm की सीव है वहां से निकल जाए दैट इज फाइन एग्रीगेट, और जो रजिस्ट कर जाए मतलब जो रह जाए दैट इज अपना कोर्स एग्रीगेट। अगर आप वाटर के बारे में देखेंगे तो वाटर की भी हमको बहुत सारी प्रॉपर्टीज देखनी पड़ती है, ठीक है। वाटर की भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हमको देखनी पड़ती है, जैसे कि परसेंटेज ऑफ, अगर आप देखेंगे परसेंटेज ऑफ सॉलिड हमें निकालना पड़ता है, तो कितने एक्सिस नहीं होना चाहिए परसेंटेज। तो ऑर्गेनिक सॉलिड जो होता है वो 0.02% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। इनऑर्गेनिक मटेरियल उसके अंदर 0.30% से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, ठीक है। सल्फेट्स की मात्रा 0.35% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और एल्कलाई क्लोराइड्स की मात्रा 0.10% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारे जो मटेरियल है हमको अच्छी तरीके से हमको इसके अंदर जांच करना पड़ेगा। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग आगे सब्जेक्ट आएगा आपको, उसके अंदर मैं बताऊंगा कि इस तरीके के जो एग्रीगेट्स है उन सब सारे एग्रीगेट्स का इन सारी प्रॉपर्टीज का हमको ध्यान रखना है और किस तरीके से इसका टेस्ट करते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारी जो प्रॉपर्टीज हैं जो कि वाटर्स के अंदर होती है, जैसे कि कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम, ठीक है। अब ये क्या होता है, सोडियम और पोटेशियम क्या करता है, ये जो सोडियम कार्बोनेट है वो जो सेटिंग टाइम होता है ना हमारे इसका सीमेंट का, वो बढ़ा देता है,
ठीक है। तो इसकी ये प्रॉपर्टी, इसके लिए हम देखते हैं, और ये रिड्यूस भी कर सकता है स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट की, ठीक है। फिर आता है क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स। क्लोराइड्स और सल्फेट्स किसके ब्रेकिश वाटर होता है ना, उसके अंदर नॉर्मली प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। वाटर ये जो वाटर है वो हार्मलेस होता है, पर जो सल्फेट की जो मात्रा है वो 3000 ppm से ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। 3000 ppm से एग्जिस्ट नहीं होनी चाहिए, 3000 ppm किसकी, सल्फेट की मात्रा, ठीक है। और क्लोराइड की मात्रा हमारी कितनी, 10,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये सल्फेट और ये क्लोराइड, ठीक है ना। व्हाट इज ppm, तो पार्ट्स पर मिलियन, इट्स ppm, इट्स ये यूनिट है जो डिफाइन करते हैं अपन। फिर है कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है। कैल्शियम क्लोराइड क्या करता है, सेटिंग और हार्डनिंग टाइम को एक्सेलरेट करता है, बढ़ा देता है, ठीक है। और क्लोराइड जो मटेरियल है वो सब क्लोराइड है ना, ये सारे है ना, ये जो एजेंट्स हैं ये आपको कहीं ना कहीं सेटिंग टाइम बढ़ाने में या इसके डिक्रीज करने में हेल्प करेंगे। पर क्लोराइड ज़्यादातर क्या करता है कि आपके जो स्टील के सरी होते हैं उसको गला देता है और सड़ा देता है, ठीक है, कोरोजन लेके आता है। फिर अदर इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, ठीक है, ये सारी प्रॉपर्टीज है। टर्बिडिटी देखोगे तो 2000 ppm जितनी उसकी टर्बिडिटी होनी चाहिए वाटर की। फिर सी वाटर अगर होता है तो सी वाटर के अंदर 3.5, अगर सी वाटर कंटेन 3.5% सॉल्ट, तो वो यूज नहीं कर सकते अनरेनफोर्समेंट कंक्रीट के लिए, ठीक है। सॉरी, अनरेनफोर्समेंट कंक्रीट के लिए अपन सी वाटर यूज कर सकते हैं कब तक, जब तक उसके अंदर 3.5% ऑफ सॉल्ट हो। किसके लिए, जिसके अंदर मैं सलिए नहीं डाल रहा हूँ, वो कंक्रीट के लिए मैं सी वाटर यूज कर सकता हूँ। पर उसके अंदर मुझे क्या चेक करना पड़ेगा कि वो ग्रेटर देन नहीं होना चाहिए 3.5% की, किसकी मात्रा, सॉल्ट की मात्रा, समझ में आया। फिर आता है एसिडिक वाटर एंड अल्कलाइन वाटर, ठीक है। एसिडिक वाटर अगर इनऑर्गेनिक एसिड है तो उसकी जो मात्रा है 10,000 ppm से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है, उसकी लिमिट 10,000 ppm होनी चाहिए। और वाटर कंटेन इफ वाटर कंटेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड हायर देन 0.5%, द वेट ऑफ सीमेंट रिड्यूस द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। समझ में आया। अगर 0.5% से सोडियम हाइड्रोक्साइड की मात्रा 0.5% से ज्यादा है तो वो क्या करेगा, क्या करेगा, रिड्यूस स्ट्रेंथ, ठीक है, वो क्या कर देगा, स्ट्रेंथ रिड्यूस कर देगा, ठीक है। फिर ये प्रॉपर्टी है। फिर एल्गे वाला पानी भी क्या करता है, रिडक्शन कर देता है, किसके अंदर, रिडक्शन इन कंक्रीट। तो ये सारी जो प्रॉपर्टीज है वाटर की वो हमें मद्देनजर रखनी है, समझ में आ गया। फिर आता है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, वाटर सीमेंट रेशियो। और वाटर सीमेंट रेशियो क्या होता है, तो रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ वाटर टू द वॉल्यूम ऑफ सीमेंट यूज इन कॉन्क्रीट मिक्स इस टर्म एज वाटर सीमेंट रेशियो। मतलब मैं जितना वो सीमेंट यूज कर रहा हूँ उसके मुकाबले कितना पानी यूज कर रहा हूँ, किसके लिए, एक प्रॉपर मिक्स के लिए, तो वो होता है हमारा वाटर सीमेंट रेशियो, समझ में है। तो वाटर सीमेंट रेशियो जो होता है हमारा वो हमारे काहे के लिए यूज करते हैं वाटर सीमेंट रेशियो, कि हमको अच्छी तरीके से हीट ऑफ हाइड्रेशन मिल जाए, ठीक है। अब ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रेशन, जैसे मैं 10% ज्यादा पानी यूज कर लिया तो उसके अंदर वो क्या कर देगा, हमारी जो स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज कर गया। और 15% से ज्यादा मैंने पानी यूज कर दिया तो 50% वो हमारी जो स्ट्रेंथ है वो रिड्यूस कर देगा। अब उसके अंदर होता है क्या, ये सब वर्केबिलिटी पर डिपेंड करता है। वर्केबिलिटी क्या होता है, फैलाव, हमारा जो सीमेंट का फैलाव है, गाढ़ापन, कंसिस्टेंसी, उसको वर्केबिलिटी बोलते हैं, ठीक है। तो जितनी वर्केबिलिटी ज़्यादा होगी उतनी स्ट्रेंथ अपनी कम होगी, मतलब जितना गाढ़ापन कम होगा उतना जो हमारा स्ट्रेंथ होता है हमारी जो कंक्रीट की वो कम होगी, समझ में आया। तो इसलिए वाटर सीमेंट रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वैसे इसके अंदर मेंशन नहीं किया, पर 0.38% ऑफ वाटर हम यूज करते हैं एज पर वेट ऑफ सीमेंट में, ठीक है।
तो ये याद रखना 0.38% ऑफ वाटर अपन यूज करते हैं किस पे, ये 0.38% ऑफ वाटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हीट ऑफ हाइड्रेशन। क्लियर। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया ग्रेड ऑफ सीमेंट। ठीक है, दिसंबर 2010 में ये आपको जिंदगी भर काम आने वाला है आपके डे टू डे लाइफ में, ग्रेड ऑफ सीमेंट, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ग्रेड ऑफ सीमेंट क्या होता है, तो एक बार अगर आप देखेंगे IAS 456 2000 के अंदर ये गीता है हमारे कंक्रीट की। ठीक है, तो स्पेसिफिक उसके अंदर 6 ग्रेड करके रखे हैं। कौन कौन से, M15, M20, M25, M30, ठीक है, M35, M40, ठीक है, एंड M40, इस तरीके के 6 ग्रेड इसके अंदर देके रखे गए हैं। तो ये M होता क्या है, तो जो M होता है वो होता है, स्टैंड करता है वो मिक्स के लिए। ठीक है, तो हम लिखते हैं ना M15, M25, और ये जो पीछे जो नंबर्स लिखे हुए होते हैं, ये जो नंबर है पीछे लिखे हुए हैं 15, 28, तो ये क्या है, ये है स्ट्रेंथ जो गेन हुई है ना हमारे क्यूब्स की, ये कॉन्क्रीट्स की स्ट्रेंथ गेन ऑफ कॉन्क्रीट आफ्टर 28 डेज। समझ में आया। तो ये चीज है जो हमारे जो पीछे का नंबर दिख रहे ना, तो अभी आपको कभी पूछे कि M15 या M20 क्या है, तो M इज स्टैंड फॉर मिक्स एंड नंबर इज स्टैंड फॉर इट्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। क्या है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। समझ में आया, दिस इज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। ठीक है, जिसको अपन किससे डिनोटेट करते हैं, FCK से। क्लियर है, आपने स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा डिप्लोमा वालों ने तो खासकर पढ़ा होगा ये चीज, है ना। अब इसके प्रोपोर्शंस होते हैं। ठीक है, ये जो मिक्स है ये नॉमिनल मिक्स है। नॉमिनल मिक्स बोले तो कि ये आप लमसम प्रोपोर्शन इस तरीके से ले सकते हैं एक्सक्यूज मी। तो M5 मतलब ग्रेड का M5, M7, M10, M15, M20 और M25 तक का देखोगे ना तो प्रोपोर्शन दिया हुआ है। पर M30 से क्या होता है, हमको डिजाइन करनी पड़ती है। ठीक है, डिजाइन किस तरीके से करते हैं कि भाई स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एग्रीगेट, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सैंड, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट, ये सब निकालना पड़ता है। वो फिर वेट के हिसाब से हमको कहाँ पे यूज करना है उसके हिसाब से हम ग्रेड डिजाइन करते हैं। ठीक है, तो हमको ग्रेड डिजाइन करना पड़ता है इसके लिए। तो ये है नॉमिनल मिक्स देके रखा है कि आप इतना नॉमिनल मिक्स करेंगे तो आपको लमसम इतनी स्ट्रेंथ मिल जाएगी, इसको बोलते हैं नॉमिनल मिक्स। ठीक है, तो जैसे कि अगर देखोगे तो अगर आप इसको मैं सिंपल तरीके से समझाना चाहूँ तो 1 तगारा सीमेंट लूंगा तो उसमें ही मैं अगर 5 तगारा सैंड लूंगा और 10 तगारा एग्रीगेट लूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, M5 मिलेगा। समझ में आया। वैसे ही अगर मैं 1 kg ऑफ सीमेंट ले रहा हूं तो मैं 4 kg ऑफ सैंड लूंगा और 8 kg ऑफ एग्रीगेट लूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 7.5 की ग्रेड की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मिलेगी। उसी तरीके से अलग अलग, जैसे कि यहाँ पे देखा M136, तो अगर मैं 136 के रेशियो में लूंगा तो मेरे को 10 की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मिलेगी। वैसे ही 15 में 1 जैम 2 जैम 4 का लेता हूं तो मेरे को 15 की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मिलेगी। और सबसे अभी तक मेन क्या है, M20 और M25, इसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है अगर ये जो नॉमिनल मिक्स है आप ये लेते हैं तो आपको इतनी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मिल सकती है। पर आपको एकदम प्रॉपर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिजाइन करना पड़ेगा। समझ में आया। ठीक है, इस तरीके से जो ग्रेड ऑफ सीमेंट है वो हम डिफाइन करते हैं, है ना। अभी अगर आप दो हमारे जो टॉपिक है वो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे कि अगर आप देखा जाए तो जो पहला जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन प्रीकास्ट एंड कास्ट इन सीटू कंक्रीट कंस्ट्रक्शन। समझ में आया। तो G2 में ये 3 से 4 बार पूछ चुके हैं, है ना। तो डिफरेंस बिटवीन क्या है प्री कास्ट और कास्ट इन सीटू के अंदर, तो सबसे पहले क्या होता है, जो प्री कास्ट है वो टाइम सेविंग है। ठीक है, प्री कास्ट है वो क्या करता है, वो कॉस्ट लोअर कर देता है। ठीक है, प्री कास्ट को क्या है, मैन्युफैक्चर होता है। हाँ, तो प्रीकास्ट क्या होता है, हाँ मैन्युफैक्चर होता है। कहां पे, इंडस्ट्री में।
ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में मैन्युफैक्चर होता है। फिर प्रीकास्ट को ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है ना। अब अगर देखा जाए तो ये सारे प्रीकास्ट के अपने एडवांटेज लिख दिए है ना। अब इसके अंदर क्या होता है, कास्ट एंड सीटू के अंदर 50% ज्यादा कॉस्ट होता है किसका, इसका प्रीकास्ट से, ठीक है, कास्ट एंड सीटू का, ठीक है। पर इसको क्या है, आप कहीं पे भी अपने हिसाब से यू कैन कास्ट एज पर रिक्वायरमेंट, ठीक है, नो नीड ऑफ हैंडलिंग, ठीक है। अब इसका क्या होता है, प्रीकास्ट में बड़े बड़े जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उसके लिए हमको हैंडलिंग के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीज है, नो नीड ऑफ हैंडलिंग, आपको हैंडलिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कॉस्ट आपको सस्ता पड़ेगा, ठीक है। फिर आप कहीं पे भी इसको प्लेस कर सकते हो, यू कैन प्लेस एट एनीवेयर, है ना। कास्ट इन C2 में यू कैन प्लेस इट एज पर योर रिक्वायरमेंट, ठीक है। ये ऐसे चीजें इसके अंदर रहेगी। तो ये डिफरेंस है, मतलब प्रीकास्ट अच्छा रहता है, पर बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स के अंदर क्या होता है कि आप ना प्रीकास्ट यूज नहीं कर सकते, क्योंकि उसको हैंडलिंग प्रोसेस बहुत बड़ी रहती है। जैसे ब्रिज के आप कंपोनेंट देखोगे तो उसको रात में हम लोग ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है। कभी भी कोई भी डैमेज होगा तो बहुत बड़ा डैमेज होगा प्रीकास्ट के अंदर। वैसे कास्ट इन सीटू के अंदर वैसा नहीं रहता है, आपका डैमेज बड़ा नहीं रहता है। आपको क्योंकि वो प्लास्टिक मोल्ड में रहते हैं तो आप किसी भी तरीके से उसको मोल्ड में कर सकते हो, समझ में। आज के सेशन का लास्ट जो हमारा टॉपिक है वो है अपना मिक्सिंग, प्लेसिंग, कॉम्पैक्टिंग एंड क्योरिंग ऑफ कंक्रीट। तो 3 तरीके की इसके अंदर चीज होती है। जो हमारी स्टेज है प्रोडक्शन ऑफ कंक्रीट, वो 6 स्टेज में डिवाइडेड है। सबसे पहले आती है बैचिंग ऑफ मटेरियल। इसके अंदर हम क्या करते हैं, सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट, इसकी बैचिंग कर देते हैं, ठीक है। तो जो ड्राई मटेरियल है उसकी पहले बैचिंग करके रख देते हैं। जैसे कि मेरे को M20 का मटेरियल बनाना है तो मैं जैसे कि जो भी क्वांटिटी में मुझे बनाना है तो मैं उसकी सीमेंट अलग से करके कंटेन करके रख लूंगा। फिर 1.5 की जेम के हिसाब से मैं अपना सैंड इकट्ठा करके रख दूंगा और एग्रीगेट अलग इकट्ठा करके रख दूंगा, ठीक है। फिर उसके हिसाब से जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से जो मेरी मिक्सिंग है वो होती रहेगी। तो ये होता है इसका मतलब होता है बैचिंग, ठीक है। फिर वो जाता है सेकेंड प्रोसेस के अंदर जिसको बोलते हैं अपन मिक्सिंग ऑफ कंक्रीट। आपने बहुत सारी मिक्सिंग की वो रोटेट वाली देखी होगी मशीन, जिसके अंदर हम सारे मटेरियल डालते हैं और पानी की क्वांटिटी डाल के मिक्सिंग करते हैं। मिक्सिंग भी हमको बहुत अच्छी तरीके से करनी पड़ती है, उसकी भी एक रिक्वायरमेंट होती है कि आपको कम से कम, देखो 2 तरीके की मिक्सिंग होती है मैं आपको बताऊं। एक तो होती है हैंड और दूसरी होती है मशीन, ठीक है। अगर छोटे काम के लिए अपन कर रहे हैं तो हैंड मिक्सिंग कर सकते हैं, ठीक है, पर उसको अच्छी तरीके से कंसिस्टेंटली अपन को हैंड से लेबर की जरूरत पड़ेगी। और मशीन मिक्सिंग के अंदर एक ड्रम जैसा आता है जिसके अंदर हम सारे के सारे की मटेरियल डाल देते हैं, सारा का सारा मटेरियल डाल देते हैं और फिर मिक्स करते हैं उसको अच्छी तरीके से जब तक अपन को अच्छी तरीके की कंसिस्टेंसी ना मिल जाए, समझ में आया। फिर तीसरा जो पॉइंट है वो होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिक्स कंक्रीट, ठीक है। या तो अगर आप मिक्स कर रहे हैं साइड पे तो आप क्या कर सकते हैं, वो वहीं के वहीं प्लेस कर सकते हैं, पर आपको दूसरी जगह पे ले जाना है तो उसके लिए बहुत सारे एड मिक्सर अपन यूज करते हैं, ठीक है, ट्रांसपोर्ट करने के लिए। तो उसके अंदर भी आपको बहुत सारे जो मेथड है ट्रांसपोर्टेशन के, डंपर से करते हैं, ट्रिपर से करते हैं, ट्रक मिक्सर से भी करते हैं, हॉइस्ट से करते हैं, केबल से भी ट्रांसपोर्ट करते हैं, क्रैंक से करते हैं, पंप से ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो अलग अलग मेथड है इसकी ट्रांसपोर्टेशन के मिक्स करने के लिए। फिर आता है अपना प्लेसिंग ऑफ कॉन्क्रीट। ज्यादातर पंप से हम क्या करते हैं, इसको प्लेस करते हैं हमारे कंक्रीट को, ठीक है, जहां पे भी हमको प्लेस करना है। कन्वेयर बेल्ट से अपन है ना क्या करते हैं, उसको जहां तक उसको ले जाना है वहां तक अपन जो कंक्रीट है उसको प्लेस करते हैं, ठीक है। फिर कॉम्पैक्शन ऑफ कंक्रीट, वाइब्रेटर अपन यूज करते हैं, ठीक है। फिर हैंड कॉम्पैक्शन होता है। तो
कॉम्पैक्शन ऑफ कंक्रीट भी अपन यूज करते हैं, ठीक है। सरफेस वाइब्रेटर यूज करते हैं, सरफेस वाइब्रेटर तो बहुत, फिर टेबल वाइब्रेटर, ये सारे जो वाइब्रेटर्स है अपन वो सारे वाइब्रेटर यूज करते हैं काहे के लिए कि अंदर कोई भी एयर वर्ड्स ना रह जाए। और फिर लास्ट में आता है क्योरिंग ऑफ कंक्रीट। क्योरिंग ऑफ कंक्रीट भाई हम कब यूज करते हैं? क्योरिंग ऑफ कंक्रीट आफ्टर 7 डेज या 8 डेज के बाद 10 डेज के बाद हम क्या करते हैं, उसके अंदर जो हीट ऑफ हाइड्रेशन ज्यादा ना हो जाए, इसके अंदर क्रैक्स ना पड़ जाए, तो हम पानी का छिड़काव करते रहते हैं, ठीक है। वो अलग अलग तरीके से भी क्योरिंग होती है, जैसे कि आपने बोरी गीले करके उसके ऊपर डाल दी, या आप डेली उसको पानी दे रहे हो, जिससे कि हम उनको मैक्सिमम स्ट्रेंथ मिलेगी। वो हीट ऑफ हाइड्रेशन जो होगा ना, जितना पानी अंदर जाएगा, और हीट ऑफ हाइड्रेशन क्या करता है, पानी को इवापोरेट करता है, पर पानी क्या करता है, कंक्रीट को हील करने में मदद करता है। तो हम जितना पानी उसके अंदर डालेंगे, उसको मॉइस्चराइज करेंगे, उतना अपने लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ तक अपन आज का सेशन रखते हैं, कल मैं नए सेशन के साथ मिलूंगा। आज के लिए इतना ही, फिर अपन कल इसके ही चैप्टर्स के अंदर दूसरे टॉपिक्स पढ़ेंगे, जैसे फॉर्म वर्क हो गया, सेंटरिंग हो गया, ठीक है। तो आज के लिए अपन यहीं तक रखते हैं। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया, बाय बाय, टाटा।